जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। मित्रों, परसों का एपिसोड अगर आपने सुना है तो उस एपिसोड में हमने जमकर ये जो सेक्युलर तवायफों के नाजायज बच्चे हैं ना, उनको भरे चौराहे पे नंगा करने की कोशिश की है। लेकिन आज भी ऐसा ही मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, आपको ये भी बताना मेरा ज़रूरी है। हमारे देश में एक इटालियन औरत है। इस इटालियन औरत का एक नोएडा में देवर है और वो देवर का चैनल है जो हमेशा टक टक करते रहता है। वो टक टक चैनल ने सुबह से, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, आज सुबह से उसने एक ब्रेकिंग चलाया है। ब्रेकिंग ये चलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एआई वीडियो को हटाने का कोर्ट का आदेश। सही है, बिल्कुल सही है, कोर्ट ने आदेश दिया है। हाँ, आपने पकड़ लिया ये इनका शालीन अर्धसत्य नैरेटिव, पकड़ लिया क्या? यही है मित्रों सामान्य जनता को भ्रमित करने की इन लोगों की चाल। एआई वीडियो झूठा था, सबको मालूम है, लेकिन इन्होंने फिर भी एआई वीडियो बना लिया। लेकिन मित्रों, ये ओरिजिनल एआई वीडियो जो उन्होंने बनाया था, ये प्रधानमंत्री के माताजी का था। तो जाहिर है उसका कंटेंट झूठा था, झूठ पे आधारित था, लेकिन वो माता जी ने बोला हुआ एआई वीडियो उन्होंने लगाया था। ये सब छोड़ के आज की ब्रेकिंग इन्होंने क्या दी? एआई वीडियो ऑन मोदी। बस यही पहली लाइन लिखी तो सामान्य भ्रमित हो गए। अगर आप सोचो कि 40, 50 या 100 साल के बाद ये आज का 18 सितंबर 2025 का उनका कंटेंट तो यहीं रहेगा, घूमता रहेगा, और तब की पीढ़ी, उसमें 100 साल के बाद जो 20-22 साल के हमारी युवा पीढ़ी होगी, वो 18 सितंबर 2025 की घटनाओं पे क्या सोचेगी? देखी तो। ये लोग मित्रों यही करते आए हैं। हाँ? कभी 5, कभी 6, कभी 7 रफेल इन्होंने गिरा दिए। भारत माफी मांगते सीज फायर के लिए हमारे आगे गिड़गिड़ाया। चलाया ना, 4 महीने चलाए इन्होंने ये। यही मित्रों होता आया है 2000 साल से। कभी कुरान गायब, कभी बाइबल गायब, मेगास्थनीज का इंडिया गायब। हिब्रू बाइबल बचा है क्योंकि वो आज तक इज़राइल में ही था, वो यूरोप नहीं चला गया। उसकी कॉपी यूरोप जाती तो वो भी गायब ये लोग कर देते। बताइए, ये समझ में आया होगा आपके कि ये क्यों गायब कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मोती तालाब के प्रचंड विजय की ओर। मीर रेजा लाल बख्शी जैसे जो नराधम थे, उनको तुरंत 8 मार्च को कैद कर लिया गया। बाकी छोटे मोटे जो छुटपुट चवन्नी छाप मोमिन थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मित्रों, इस मोती तालाब में हैदर की एक फिरंगी टुकड़ी थी, मैंने आपको कल बताया। ये फिरंगी टुकड़ी तकरीबन 100 के आसपास फिरंगी थे। इसमें फ्रेंच भी थे, बेल्जियम वाले भी थे और ब्रिटिश भी थे। ये अकेले ब्रिटिश नहीं थी, यूरोपियन हम कह सकते हैं। तो ये जो हैदर की यूरोपियन टुकड़ी थी ना, ये अंतिम सांस तक तालाब के किनारे अपने तोपों के साथ मराठाओं से लड़ती रही। बताइए, ये नहीं भागे हैदर, और ये हमारे जो धर्मांतरित हिंदू मोमिन थे ना, ये भागे हैं। ये टुकड़ी नहीं भागी, ये आखिर तक मराठों के विरुद्ध लड़ती रही। यहाँ 45 फिरंगियों ने अपनी जान गंवाई है इस मोती तालाब के किनारे। त्र्यंबक माँ की बात करें तो
कल ही मैंने बताया कि त्र्यंबक मामा हमारे बाल बाल बचे, गोली उनके कान को छूकर निकल गई। मामा के सुपुत्र नीलकंठराव, गोपाल गोविंद के कनिष्ठ बंधु और हमारे घोड़ों के पागा के प्रमुख अंतोजी माने, इन तीनों का मृत्यु इस युद्ध में मित्रों हुआ। कृष्णराव बलवंत मेंदड़े ने अपने घोड़े को गंवाया। उनके घोड़ों के गर्दन पे ही गोली लगी, उसमें उस घोड़े का देहांत हो गया। आनंदराव का एक घोड़ा था, गेंद घोड़ा। अब इस आनंदराव के गेंद घोड़े को भी गोली लगने से उसका भी देहांत युद्ध भूमि में हो गया। अंत में क्या हुआ? अंत में मैंने कल ही बताया कि अंततः जीत मराठों के एकजुटता से हमें दिखाई दी। हाँ, ये भी भूल गया मैं, मराठों के जो निशान था मराठों का, वो एक हाथी पे था। जनरली ऐसा ही होता है, पानीपत में भी हमने देखा है कि हाथी पर निशान होते हैं। मराठों का निशान थामे हाथी के पैरों में फिरंगियों ने चलाया गोला जो है, ये गोला फूट गया और किस गोले से ये पूरा उसका हाथी का पैर जो था ये क्षतिग्रस्त हो गया। युद्ध के बाद फिर उस पैर को काटना पड़ा, तब जाके हाथी ठीक हो गया। इस युद्ध में अगणित दोनों साइड से घोड़े भी मरे हैं, मनुष्यहानि भी बहुत हो गई। तात्या मामा ने लिखा है कि 2000 से ज़्यादा मोमिन 48 घंटे में काटे गए। जख्मियों की गिनती करने की कोशिश किसी ने नहीं की। हैदर तो भाग गया था, मामा ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अंत भला तो हो भला। अब हमारे इधर कुछ भांड है जिनके मन में आता होगा कि भाई ये एक छोटी सी लड़ाई है, इसमें इतनी सारी हत्याएं आपको करके क्या मिला? क्षणभंगुर विजय का आनंद मिला बस। लेकिन आप ये सोचो कि टीपू ने जो बर्बादी की है वो टली थी क्या? नहीं टली थी, क्योंकि वो प्रारब्ध था, टीपू को आगे आना ही था। चलो ये ठीक है, ये उनकी सोच है। मेन सोच क्या है? एक लड़ाई में इतनी सारी मनुष्य हानि करके, हत्याएं करके, प्राणियों को मार के आपको क्या मिला? मित्रों ये सोचो अब कि अगर हैदर को प्रतिकार किए बिना मराठे अगर उसको वॉकओवर दे देते तो क्या होता? क्या हमारा हिंदवी स्वराज्य बच पाने का चांस था? कोई नहीं था। मुझे तो लगता है कि या 1775 या 80 तक ही पूरा हिंदवी स्वराज्य नष्ट हो जाता। जो हिंदवी स्वराज्य आगे 45-46 साल चला है ना, वो भी नहीं चल पाता, जिंदा ही नहीं रह पाता। यही है मित्रों इन लोगों की गुलामहीन मानसिकता। ये गुलाम मानसिकता अपने जीवन का अर्थ ही बदल देती है। स्वयं का स्वार्थ साधने की शिक्षा ये गुलामहीन मानसिकता देती है। फ्रेंच को देखो, अंग्रेजों को देखो, अभी 1.5 साल पहले तक अपने राष्ट्र प्रेम से इन दोनों देशों को अपने राष्ट्र प्रेम से जाना जाता था। और भारतीयों के जो हिंदू है वो अगर अपने भारत से प्रेम करे तो इन्हें कितनी गाली पड़ती है? गत 250 साल से गाली दे रहे हैं, है ना? इसलिए मित्रों मेरा मानना यह है कि इतिहास में सत्य कथन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सच है कि हमारा आज जो है ये कल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। विषय पे आते हैं।
इस पराभव से हैदर मित्रों प्रचंड मानसिक वैफल्यावस्था में चला गया था। उसको वैफल्य आ चुका था। जब हैदर पहाड़ से नीचे उतर रहा था ना, तो उदास होके, सॉरी वो तो बाद में हो गया, पहले जब भागते 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 पहाड़ के नीचे पहुंचा तो तुरंत घोड़े से उतरा। घोड़े से उतर के इधर उधर बेचैनी में अकेला बस घूमते जा रहा था। बस यहाँ से वहां जा रहा था, वहां से यहाँ आ रहा था। अब ऐसे थोड़ी देर चला तो उसके बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है। असल में वो हैदर की बेचैनी थी। तभी उसका एक विश्वासु पेंढारी समाज का धर्मांतरित मोमिन गाजी खान, इसका नाम मैंने कल लिया था, उसके पास आया। इन दोनों में कुछ हुआ। अब क्या हुआ ये इतिहास को नहीं मालूम, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन हाँ, तर्क तो हम डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद हैदर गाजी खान के साथ पहाड़ पे चढ़ता है, पहाड़ के माथे पे पहुंचता है। माथे पे पहुंचने के बाद गाजी उसे और एक नया घोड़ा देता है। अब हैदर भी जख्मी हालत में था, तो उसी जख्मी हालत में श्रीरंगपट्टनम उसे गाजी खान रवाना कर देता है। मित्रों, उस घोड़े का नाम भी है। उस घोड़े का नाम था हंसराज। ये मित्रों हंसराज हैदर को लेके आधे से ज्यादा पहाड़ जब उतरा था तो हैदर ने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो मैंने कल बताया था ना कि 8 तारीख को माथे पे पहुंचे 2000 मराठे, बस वो 2000 मराठों को हैदर ने देखा। दिग्मूढ़ अवस्था में हैदर अपने साथियों को छोड़ अकेले हंसराज को लेके दौड़ता दौड़ता निकल गया। मराठों ने हैदर को कभी देखा नहीं था, उस दिन भी नहीं देखा था, और हैदर कैसा दिखता है ये भी मराठों को मालूम नहीं था। भाई मावड़े छोड़ो, पूरे हिंदवी स्वराज्य के बस 2-4 वकील होंगे, इनके अलावा हैदर को चेहरे से कोई नहीं पहचानता। अब यहाँ पे भी मोमिनों ने एक स्टोरी की है कि भाई हैदर ने अपने हमसाये को पकड़वाया था वगैरह वगैरह वगैरह। मित्रों, ये मोमिनों की फितरत अगर आपको पता है और इनकी झूठी कहानियां अगर आपके ध्यान में है, तो ये मोमिन तवारिखों के श्री शिवराय के समकक्ष हैदर और टीपू को खड़ा करने की एक गटर सोच की, गटर में पैदा हुई सड़क छाप सोच मुझे लगती है। हाँ, ये बात सच है कि एक भिखारी के बेस में टीपू जरूर भागते श्रीरंगपट्टनम पहुंचा था, और हैदर भी कुछ दरवेश या कचरू कुछ जमात है उनके बेस में श्रीरंगपट्टनम पहुंचा था। अब टीपू भी जख्मी था, हैदर भी जख्मी था। जब टीपू मोती तालाब के यहाँ पे जख्मी हुआ तो कोई सैयद मोहम्मद एक मोमिन था, तो उस मोमिन ने टीपू को बचाया, उसको युद्ध भूमि से बाहर निकाला और उसे श्रीरंगपट्टनम भगाया। ये दोनों एक साथ नहीं गए, अलग अलग समय पे गए हैं श्रीरंगपट्टनम में, लेकिन ये दोनों जाने में कामयाब हो गए। यही बात सच है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा लौंडा सही सलामत श्रीरंगपट्टनम लौट आया। इति हैदर। एक मस्जिद में इसने खुलेआम ये बोला था। इसके लिए किसी ने लिखा होगा। चलो, अल्लाह हो, मुल्ला हो, मूसा हो, ईसा हो, इब्राहिम हो या एडम ताला हो, हाँ भाई, बेबाप और लौंडा दोनों काफिरों के हमले से बाल बाल बच के घर पहुंचे थे। ये अंतिम सत्य है। यहाँ पे एक
क्या नाम है उसका, बिल्किस नहीं, बिल बिल्क बिल्क्स बिल्क्स जैसा एक कोई यही गोरा है, वो भी कहते हैं चिनकुली में था जब ये हमला हुआ। तो ये जो हमारा ब्लिंक्स है, ये ब्लिंक्स हैदर की हार तो मानता है, लेकिन मराठों का संपूर्ण विजय नहीं मानता। अब बताइए। और इसने आगे ये लिखा है, उसकी तुलना की है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जो युद्ध हुआ है, उसे वो महान घनघोर युद्ध मानता है। अब क्या करे इसका, बताइए। इस पे बोलने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। और ये जो उसकी ये इसकी सोच है ना, ये हमारे बरखा बानू ने जो पोस्ट ट्रुथ जताया था ना टीवी पे, ध्यान में आता है आपको? पोस्ट ट्रुथ बरखा बानू का, बस उसका प्रेरणा ये मुझे ब्लिंक्स लगता है। भाई भेष बदल के हैदर को, उसके लौंडे दोनों को अपने घर भागना पड़ा। 4000 से ज्यादा गिलचे, 45 अंग्रेजी सोजीर, 45 तोपे, अगणित खजाना जो मराठों के हाथ लगा, उसके साथ घोड़े, ऊंट, 25 हाथी, अगणित तंबू और युद्ध साहित्य हैदर ने छोड़ा, वो मराठों के हाथ लगा। फिर भी ब्लिंक्स कहेगा मराठों की संपूर्ण विजय नहीं हुई। मित्रों, असल में अत्यंत कठिन नैसर्गिक परिस्थितियों में मात्र 3 दिन, आपने देखा होगा, 5 के मध्यरात्रि को हमला शुरू हुआ, 6 और 7, क्योंकि 8 मार्च को सुबह से युद्ध के बाद की जो ये थी पूछताछ थी ना मराठों की, वो तो ऑलरेडी सुबह सुबह शुरू हो गई थी। तो अब क्या कहे इसे, छुटपुट झड़प कहे या युद्ध कहे या संग्राम कहे? मित्रों, ये मराठों की निर्णायक और साहसिक जीत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैदर के टोटल औकात के हिसाब से अगर देखा जाए तो हैदर के लिए मोती तालाब की हार उसके लिए पानीपत ही थी, ये मैं मानता हूं। क्योंकि 8 मार्च को मराठे तुरंत जब्त किया हुआ माल लेके मेड़कोट पहुंचे। मेड़कोट पहले तो चौकी जीती और वहां पे ये जो जब्त किया हुआ माल था ना, वो उन्होंने रखा। मात्र 3 दिन में वो मेड़कोट रुके नहीं या विजय का जश्न भी नहीं मनाया। वो पहुंचे श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम पहुंचे, तुरंत मराठों ने श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया। अब श्रीरंगपट्टनम का किला बड़ा मजबूत था, क्योंकि वो किला 700-800 साल पहले हमारे पूर्व हिंदू राजाओं ने बांधा हुआ किला था। वंदे मातरम।